बेटा 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स हम करने वाले हैं। देखो अब बेटा ये बायोमोलिक्यूल एक्चुअली होता क्या है, पहले सबसे पहले देखो बेटा बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जिन छोटी चीज़ों से मिलकर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बना होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री साइडेड चैप्टर है तो उसी तरीके से पढ़ा भी जाएगा। देखो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन द लिविंग बॉडी, मतलब जिंदा जीवों के शरीर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वही बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो मतलब बायोमोलिक्यूल हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग लाइव मॉलिक्यूल्स हैं, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखो बेटा जब हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे कीड़े मकोड़े, अमीबा वगैरह, बैक्टीरिया जो दिखाई भी नहीं देते, बेटा लिविंग सेल्स, वो भी लिविंग सेल्स का जब हमने बेटा कंपैरिजन किया, उनका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि सबके अंदर एक तरह के ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के केमिकल्स हैं, लेकिन बस उनकी क्वांटिटी या अमाउंट ही डिफरेंट है। अच्छा, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी ऐसा एनालिसिस करें तो यही मिलेगा? जी हाँ, जब हमने इंसान के टिश्यू और अर्थ क्रस्ट मतलब इस जमीन, इस धरती का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि केमिकल जो है काफ़ी सिमिलर थे दोनों में। क्या था? काफ़ी सिमिलर थे, बस एक ही बात थी कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा और इंसान के शरीर में कुछ कम पाए गए। ठीक, इंसान के शरीर में कौन से तत्व ज़्यादा पाए गए? वो कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो सल्फर है। ठीक है, ये बेटा ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाए गए। ठीक है बेटा, एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है और हम बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके एग्जाम, आपका नीट एग्जाम, आपका सीबीएस एग्जाम, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है बेटा, कहीं और भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। ये टेबल देखो आपको क्या बताती है कि इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा हुआ, कौन सा केमिकल हुआ, तो वो हुआ बेटा हमारा एलिमेंट हुआ हमारा ऑक्सीजन। और अब अर्थ क्रस्ट के अंदर चेक किया तो वहां पर भी ऑक्सीजन ही निकला 46.6%। ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंसान के शरीर में सबसे कम पाई जाती है? वो सिलिकॉन है। और बेटा अर्थ के अंदर वो 27। तो सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन अमाउंट मतलब दोनों के दोनों हाँ ये पाए एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें तो इंसान के शरीर में 3.3 और बेटा अर्थ के क्रस्ट में, हवा में तो बहुत है, क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, यही टेबल था जहां से मैंने ये कंक्लूजन निकाल कर आपको दिया कि इंसान के शरीर में क्या ज्यादा होता है। क्या पता नीट वाले ऐसे कोई क्वेश्चन बनाकर रख दे कि किस चीज क्या चीज, जैसे आपको दे दे कार्बन कहाँ पर ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना दे। वैसे इसे बना तो नहीं पर बना दे तो, है ना। अगला देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग बॉडी। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके टाइप क्या है और ये पता कैसे चला, ये निकाले कैसे गए, तो एक विधि अपनाई गई। एनसीईआरटी में बेटा इस विधि के बारे में बताया गया है, दिखाया नहीं गया है। मैं आपको सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं, और जब आप इसे समझ जाएं तो सिर्फ इसे लिखना, इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में। नीट में भी बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वहां से नीट से भी क्वेश्चन बनेगा और वहीं से आपसे क्वेश्चन बेटा बुक से भी पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने बेटा एक एसिड लिया, वो क्या है, ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड, ट्राइक्लोरो एसीटेट एसिड CL3CCCOOH लिया। ये क्या है बेटा, एक मोटर। मोटर क्या का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब होता है बेटा एक ओखली, मूसल, जिसके अंदर मसाले कूटते ना, दबा दब, वो है ये। और ये क्या है, पिस्टल, कूटने वाला। ठीक है, हमने बेटा इस एसिड के अंदर क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। मान लो इंसान की चिक सेल ले ली, बड़ा टिश्यू लेना था तो लीवर सेल ले लिया, लीवर टिश्यू ले लिया और इसमें डाल दिया, फिर इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड का मतलब इसे ठोका, अच्छे से क्या किया, ठोका। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो थिक को मतलब थिक स्लरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिक स्लरी बन गई, है ना। अब थिक स्लरी को क्या किया हमने, आपने देखा बेटा दूध वालों के पास एक कपड़ा होता है जिसके अंदर जब वो पनीर बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर छानते हैं और ऐसे निचोड़ते हैं बहुत तेज, बेटा सारा का सारा लिक्विड नीचे रह जाता है और पनीर ऊपर रह जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं चीज कॉटन क्लॉथ। बच्चों को लगता है कोई साइंटिफिक चीज है ये, अरे कुछ भी नहीं है, ये वही कॉटन का कपड़ा है जो चीज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके अंदर इस पूरे स्लरी को डाल देते हैं, बेटा जोर से दबाते हैं, जितना लिक्विड होता है सब नीचे आ जाता है। मतलब जो एसिड में मिल गया, जो उसमें डिसॉल्व हुआ,
वो नीचे आ गया लिक्विड के साथ, और जो डिजोल्व नहीं हो पाया वो ऊपर रह गया, है ना। अच्छा अब भाई देखो, तो नीचे जो रह गया उसे वो जो फिल्ट्रेट था, क्या था, फिल्ट्रेट था, उसे मैं बोलता हूँ, उसे हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब ऐसा पूल जिसके अंदर क्या है, एसिड में सोल्यूबल हो चुकी चीजें हैं। और अगला क्या है, जो रिटेन्ड रह गए, इसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल। जो एसिड में मिल नहीं पाए, घुल जाते तो एसिड के साथ नीचे आ जाते, जो घुल नहीं पाए वो ऊपर रह गए। बेटा जो नहीं घुल पाए वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे या सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें, RER, है ना। और ये कौन है बेटा, एसिड पे जो सोल हो गए, घुल गए, वो है हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स। और क्या है, साइटोप्लाज्म, आयंस एंड मिनरल्स, ETC। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली बायोमोल के डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल। मैं आपको सीधा भी ये बता सकता था बेटा, दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं, लेकिन क्या से होते हैं उसकी एक बेटा इमेज आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती अगर ये एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं बताता। बता दिया तो इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और ये भी याद रखने में आसानी होगी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा है और माइक्रोमोलिक्यूल्स और क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है बेटा, अगला देखो, अब जरा थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं। थिक स्लरी के बारे में पढ़ते हैं, यही बेटा इसमें दो ही चीजें निकल कर आई, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। अब बेटा एसिड सोल्यूबल में क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोनोसैकेराइड्स मतलब स्मॉल एलिमेंट्स। अब एक बात देखो, मोनोसैकेराइड्स क्या है हमारे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और मोनो मतलब सिंगल, क्या, सिंगल मतलब बेटा जिसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ही हो, जैसे मोती, जैसे हमारी गले की मोती की माला का एक सिंगल मोती जो जुड़ा ना हो, वो क्या है, मोनोसैकेराइड। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगला है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कौन से, बेटा प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये भी क्या, मान लो एक छोटा सा मोती है एक बड़ी माला का, माला में नहीं जुड़ा है, अभी क्या छोटा मोती है। अगला न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग, बेटा इस चीज को बिल्कुल ध्यान कर लो, जो समझा रहा हूं इसे समझ लो, क्योंकि 12th में फिर से तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी चीजें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और अभी अगर आपने नहीं समझा कि यूनिट्स क्या है बड़ी चीजों की, तो आपको बेटा माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को याद करने में दिक्कत होगी। तो हमने पहले ही बताया था एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर कौन आते हैं, हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगला ऐसे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कौन है, हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक, तो एक छोटी सी यूनिट निकालकर अमीनो एसिड बोलते हैं। और हमारे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कौन है, हमारे बड़े RNA या DNA या जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड के क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इनका थोड़ा सा फोटो दिखा दूं, देखो बेटा NCERT में इनका फोटो भी है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी एक बार देख लो। वैसे इनके बारे में आपको 12th क्लास में अच्छे खासा टाइम पढ़ना है। देखो बेटा शुगर का स्ट्रक्चर देखो, राइबोज शुगर और ग्लूकोज शुगर का, ठीक। अमीनो एसिड्स देखो बेटा, अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलाइन, सेराइन, हाँ ये आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। जब हम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है 12th क्लास में, जब अभी तो हमने सीखा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बन कैसे रहा है, तो हमको पता चलेगा ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सबको जोड़ जोड़ के हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, आगे पढ़ेंगे। अगला क्या भाई, फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, है ना, फॉस्फोलिपिड। अच्छा ये हमारा देखो क्या है, देखो न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती हैं, यही सारी चीजें मिलकर आगे DNA RNA बनाती हैं, ठीक है बेटा। ये देखो इनकी फोटोज दिखा दी मैंने आपको। अब इनके नाम देख लो, यूरिडीन, एडेनोसिन, एडेनाइन, प्योरिन भी बोलते हैं, यूरिसिल या पिरामिडिन बोलते हैं। बेटा आगे हम 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, और इंट्रोडक्शन से काम चलाओ, है ना। और स्ट्रक्चर बेटा मैंने इसलिए दिखा दिए ताकि आगे देखो तो ऐसा ना लगे कुछ सुना है, लगे कुछ सुना है। अब एसिड इंसोल्यूबल पूल में कौन आते थे, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े, इनसे बड़े बड़े। तो भैया मोनो का बड़ा कौन होगा, पॉलीसैकेराइड मतलब मोतियों की अब चैन बनने लगी है,
बड़े मॉलिक्यूल हो गए, घुल नहीं पाए। प्रोटीन, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ कर प्रोटीन बना, तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हुआ हमारा? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जुड़ जुड़ वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिल मिलकर न्यूक्लिक एसिड बन गए। तो यहाँ पर हमें ये हमारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल है। बेटा एक चीज याद रखना, एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल में जहां पर वो चीजें नहीं घुल पाई थी और बेटा ऊपर रिटेन हो गई थी उसमें, उस कपड़े में, वहां पर एक चीज लिपिड भी थी, मतलब फैट्स भी थे। तो क्या फैट हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं? आप बोलोगे भैया अगर नहीं छन पाए, ऊपर रह गए, तो इस हिसाब से है नहीं बेटा। लिपिड हमारे क्या है? नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये तो है माइक्रोमोलिक्यूल। फिर बोलोगे भैया तो ये घुलकर नीचे क्यों नहीं चले गए, इनके साथ क्यों नहीं पहुंच गए, क्यों उस कपड़े में रह गए? क्योंकि बेटा कभी भी फैट पानी में मिलता नहीं है। कभी आपने देखा है कि एक तेल की बूंद पानी में गिर गई और वो उसमें ऐसे मिक्स हो गई कि आप ढूंढ ना पा रहे हो? आपको हमेशा तेल अलग दिखाई देगा, क्योंकि बेटा लिपिड जो है, फैट्स जो है, ये नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, या आप कह सकते हो ये बेटा मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉन पोलर है। नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर का क्या मतलब हुआ कि बेटा केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है जल क्या है, वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। उससे जुड़ने के लिए दूसरा भी एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पर लिपिड नहीं है, जुड़ ही नहीं पाता, घुल ही नहीं पाता। इस चक्कर में बेटा ये नहीं घुल पाया उस एसिड में नहीं घुल पाया और ऊपर मजबूरी में रह गया। ये बिल्कुल ऐसा था कि ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे, सब चढ़ गए, लिपिड बेचारा चढ़ना चाहता था पर चढ़ नहीं पाया, तो दूसरों के डब्बे में बैठना पड़ गया। तो याद रखना, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बन सकता है, क्या लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है? तो आप बोलो, या माइक्रोमोलिक्यूल है तो आप बोलोगे लिपिड, ना तो आप उसको मैक्रोमोलिक्यूल एग्जैक्ट बोल दोगे, ना उसे एग्जैक्ट माइक्रोमोलिक्यूल बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे? इज नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, सच्चा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बैठा तो है साथ में पर है नहीं। समझ में आया? अगला देखो, है ही नहीं, बस बेटा बैठा है ना वहां पर, उस बैठने की वजह से तो थोड़ा सा उसको ना तो पूरा डिसॉल्व। हाँ ठीक है। अगला देखो बेटा, अब इन्हीं हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को, पॉलीमेरिक मतलब जिसमें पॉली चैन बन रही है, अलग अलग मोती जुड़ जुड़ कर माला बन रहे हैं, तो इसी को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह देते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। और बेटा यहाँ पर ये दिखा रखा है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है फोबिया हो गया है इसे पानी से। हाइड्रो मतलब फोबिक, हाइड्रो मतलब इसको क्या है, हाइड्रोजन इसे मतलब है पानी से, इसको क्या है, हाइड्रो मतलब जहाँ पानी हो से उसे फोबिया हो गया है, जुड़ नहीं रहा, नॉन पोलर है, इस वजह से एसिड में जुड़ा नहीं, नीचे आ नहीं पाया। अब बेटा आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या क्या मिलता है? तो बेटा क्या क्या मिलता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या ज्यादा मिलता है। ठीक, तो ये समझाता हूँ, फिर आपको टेबल दिखाऊंगा और भी क्या चीजें मिलती हैं। बेटा सेल में सबसे ज्यादा जो चीज मिलती है वो है वाटर, 70 to 90% वाटर मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट केमिकल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? वाटर है। सेकंड नंबर पर प्रोटीन एंड थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड तो आपका न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो 5 to 7% है। प्रोटीन 10 से 15% है। लेकिन बेटा यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिंदा तो नहीं है। लेकिन बात करें बेटा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो अगर पूछेंगे नंबर 1 या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी सेल में, तो आप फिर वाटर नहीं बोल सकते, फिर आप बोलोगे जी प्रोटीन, और सेकंड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड। और अगर नॉर्मल पूछे कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है, तो आप वाटर बोलोगे, फिर सेकंड नंबर पर प्रोटीन और थर्ड नंबर पर न्यूक्लिक एसिड बोल दोगे। अब जरा बेटा इनकी टेबल के दर्शन कर लें, आओ दर्शन कर लो। देखो बेटा, ये देखो, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 3%, लिपिड्स मतलब फैट मिलते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता ही दिया, और बेटा आयंस मिलते हैं 1%। सबसे कम मिलता है आयन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो। वैसे बना तो नहीं है अभी, पर क्या पता एंटी हमारी वीडियो देख रहा हूँ, अभी तो इतना छोटा चैनल है, क्या पता चल। अब बेटा हमें पढ़ने हैं, बेटा गेट बंद करो वाला आवाज आ रही है, ये वाला गेट बंद करो आवाज आ रही है। देखो हमें पढ़ना है बेटा मेटाबोलाइट्स। क्या बेटा? मेटाबोलाइट्स। जब हम मेटाबॉलिज्म को खत्म करते हैं, जब हम पाचन को खत्म करते हैं, उसके बाद जो बनता है वही मेटाबोलाइट्स कहलाता है। बात खत्म, एज सिंपल। अगला देखो भाई, ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है बेटा,
देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्ले अ नॉन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, अगला, दे इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और हीम। क्या? हीम। देखो बेटा ये जो चीज़ें हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल। और आपको पता है जब बेटा आप फूड का डाइजेशन कर लेते हो तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का छोटा फॉर्म, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये बेटा आपने देख लिया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इनका रोल, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सब में ये मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये बेटा हर किसी के अंदर नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलते हैं। वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? एनसीईआरटी ने नहीं बताया तो दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अगला, दे डू नॉट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। बॉडी में इनका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल्स भी नहीं है। दे डू नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। इनका यूज़ तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपना काम चलाने के लिए करता है, जैसे जो बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, या ये इकोलॉजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही दो चीज़ें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या हुआ? रबड़, गम, सेंट और ड्रग्स और एल्कलॉइड्स ETC। तो बेटा इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक हमको टेबल दी हुई है। अब इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जो कि आपको लगा कि यार तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं आ रहा, बस ह्यूमन वेलफेयर के काम आ रहा है और इकोलॉजी में थोड़ा इंपॉर्टेंस है, कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन बेटा इस टेबल से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी कोई क्वेश्चन उठकर आ गया तो बेटा इसके अंदर क्या पिगमेंट बता रखे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पिगमेंट्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स या एंथोसाइयानाइंस। एल्कोलॉइड्स की बात करें तो मॉर्फिन, कोडाइन। टर्पेनॉइड्स की बात करें तो मोनोटर्पेन्स। अगला एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो लेमन ग्रास। टॉक्सिन्स की बात करें तो एब्रिन और रेसिन। लेक्टिन्स की बात करें तो कोंका विनालिन, आसान है याद करना। तो ड्रग विनाब्लास्टिन, कुरकुमिन, क्या लिखा है बेटा? कुरकुमिन। अगला क्या लिखा है? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबड़, गम, सेल्यूलोज। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो बेटा यहाँ से किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटा इस टेबल को आप दो तीन बार पढ़ भी लोगे रिवीजन करते हुए भी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन किसके सामने है। ठीक, अगली चीज ठीक है, देखो बेटा अगली चीज है बेटा पॉलीसैकेराइड्स। आपको बेटा पहले ही मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो बेटा पॉली का मतलब ज़्यादा, मैनी, और सैकेराइड का मतलब शुगर। बहुत सारी छोटी छोटी बीट्स जैसी शुगर मोनोसैकेराइड्स मिलकर पॉलीसैकेराइड को निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मैं याद रखता कि जो ये क्या है? पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीमर है, मतलब मोतियों की बड़ी माला है। बहुत सारे छोटे छोटे ये सैकेराइड जुड़ के बड़ा मोनोमर, हाँ पॉलीसैकेराइड। ये तो क्या है? ये कैसा क्या है? मोनोसैकेराइड का एक पॉलीमर है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगला, ये बेटा पानी में नहीं मिल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलीसैकेराइड्स पानी में नहीं मिल सकते। ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते, इसलिए पॉलीसैकेराइड्स को हम शुगर भी नहीं बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को हम शुगर नहीं बोलते क्योंकि वो कभी भी टेस्ट ही नहीं करता शुगर की तरह। ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है भैया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने। साइज इनका ज़्यादा बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूलर दिखाई दे रहा है। और जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी रिएक्टिविटी कम करता है, और जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ही स्टेबल ज़्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है। अगला देखो,
पॉलीसैकेराइड के बाद देखना ये ओनली सिंगल रिड्यूसिंग एंड है। रिड्यूसिंग एंड का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो कोई भी आपकी चैन है, पॉलीसैकेराइड की चैन है, वो चैन बेटा जहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाए उसको उसका रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे कि वहाँ रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई। इसका सिर्फ एक ही एंड है, मतलब एक तरफ से ये बननी बंद हो जाती है, एक तरफ से शुरू होगी तो एक तरफ जाकर बंद हो जाएगी। और हमेशा याद रखना ये रिड्यूसिंग एंड इसके राइट हैंड साइड पर ही होगा, राइट हैंड साइड पर ही होगा। समझ में आ गया। अब रिड्यूसिंग एंड पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बॉडी वहाँ पर चुपकी होती हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन को ही रोक देती हैं। जब बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा तो चैन आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं तो वही रिड्यूस हो गई, बात खत्म। देखो बेटा जरा फंक्शन है, देखो पॉलीसैकेराइड के काम देखो, देखो देखो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और दूसरा स्टोर्ड फूड, फूड के रूप में स्टोर होती है और स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल और नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस पॉलीसैकेराइड से बेटा यहीं से बनते हैं। तो इतने टॉपिक को हाथ जोड़कर घोट जाना। देखो स्ट्रक्चर, जो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाए, इंपॉर्टेंट चिटिन, चिटिन याद आती है आपको, कॉकरोच एनिमल किंगडम याद आ गया होगा कि उसका एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो उसकी रूपरेखा है, बाहर का जो उसका शरीर का कवरिंग है वो चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की कवरिंग कहाँ है, हमारी प्लांट की सेल वॉल के अंदर है। फिर हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का हाफ रूफ, फिर पैक्टीन और फिर अगला है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये अब बेटा स्टोर्ड फूड, फूड के रूप में कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स में, स्टार्च के रूप में मिलेगा प्लांट्स में, और एक और है हमारा इन्यूलिन। क्या, इन्यूलिन याद रखना, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। अगला पॉलीसैकेराइड्स के टाइप देखो, टाइप देखो तो पॉलीसैकेराइड क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर ये पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो बेटा देखो अगर एक जैसे मोनोसैकेराइड जुड़े, एक जैसे मोनोसैकेराइड जुड़े, अलग अलग ना हो, सिंगल मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ जाए, जैसे ग्लूकोज 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 जुड़ जाए तो बेटा वो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। और अगर अलग अलग जुड़ जाए तो वो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है। तो बेटा होमो के अंदर क्या है, वही सिंगल टाइप से बना होता है, सिंगल टाइप से बना होता है। अगला इसका एग्जांपल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है होमोपॉलीसैकेराइड का सेल्यूलोज। क्या, सेल्यूलोज। फिर ग्लूकागन, स्टार्च, चिटिन और इन्यूलिन, इन है ना, ये बेटा सारी ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या है भाई, जो अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं, जैसे हाइलोरोलिक एसिड, हेमी सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पैक्टीन और हमारा हेपरिन और अगर। ठीक है, ये सिर्फ बेटा इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्यों एनसीईआरटी में इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, इन चीज़ों का बेटा एनसीईआरटी में फुल एक्सप्लेनेशन है, तो इनका हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, वीडियो को फॉलो करते रहो। बेटा अब हमें पढ़ना है सेल्यूलोज। क्या है हमारा सेल्यूलोज, होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, जो एक तरह के मोनोसैकेराइड से मिल मिलकर बना है, वो ही है मेरा होमोपॉलीसैकेराइड। तो सेल्यूलोज सबसे पहला एग्जाम्पल है। अब ये सेल्यूलोज किससे बना है, तो हम बोलेंगे सेल्यूलोज पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर हमारा सेल्यूलोज बना होता है। इसकी जो बेटा ये बॉन्ड होते हैं, जो बेटा इसके बॉन्ड होते हैं, जो जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा है। ये है इंपॉर्टेंट बात, किससे जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना है। ये मान लो आपका ऐसे एक चैन दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये दो बॉल्स के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यही हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब बोलोगे कैसे बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है ना बेटा, सैकेराइड 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 सैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स कैसे जुड़ रहे हैं, जुड़कर बन गए पॉलीसैकेराइड। जोड़ कौन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ रहा है। कहाँ जोड़ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल्स के बीच में जोड़ता है। ये बेटा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, राइट हैंड क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड भी कहलाता है। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो इसे याद करने का फुटेज मत लेना, सिर्फ समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अगला देखो बेटा, सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में। एग्जाम्पल नीट का बनता है इससे एग्जाम।
अगला, ये कैसा है? ये अनब्रांच्ड है, सीधी चेन है जैसी बनाई है, सीधा साधा सेल्यूलोज सीधी सीधी चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, कोई ब्रांच नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। आपसे कोई बोले द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एंटायर अर्थ, तो ये क्या है? सेल्यूलोज। क्योंकि बहुत सारे पेड़, बहुत सारी सेल, बहुत सारा सेल्यूलोज और बहुत सारा सेल्यूलोज, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ? सेल्यूलोज। तो यहां से क्या बन गया आपका नीट का नंबर 1 हॉट क्वेश्चन बन गया। इतना चला। अगला देखो बेटा, इसका काम क्या होता है? अगर हम अपने यूज में ले ह्यूमन वेलफेयर में, तो पेपर बनाने में काम आता है, जहां पर मैं लिख रहा हूं। अगला, ये आयोडीन टेस्ट में क्या है? नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। ये आयोडीन टेस्ट क्या है जी? बेटा आयोडीन टेस्ट का मतलब होता है इनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए बेटा हम जिस भी चीज़ में ये मिला होता है उस सॉल्यूशन में हम आयोडीन डाल देते हैं। अगर ये आयोडीन के साथ बाइंड कर जाए कोई मटेरियल तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, अगर बाइंड ना करे तो वो नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। इसका मतलब ये सेल्यूलोज आयोडीन से बाउंड नहीं होता, इसलिए आयोडीन के साथ नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जो आयोडीन के मॉलिक्यूल है ना, वो स्ट्रेट चेन से बाउंड होते ही नहीं। उसको कैसी चेन चाहिए बेटा? ब्रांच कॉम्प्लेक्स चेन चाहिए जिसके साथ ये बाइंड होता है। तो यहाँ बाइंड होगा ही नहीं, तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव। आई होप बेटा आपका सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज का कोई भी क्वेश्चन अब बचने वाला नहीं है। अब बेटा हमें पढ़ना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में क्या है बेटा? ये ग्लाइकोजन किससे मिलकर बनता है? इसके मोनोमर कौन है? इनके मोनोमर है अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर ही बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमारे क्या है? मोनोमर है ग्लाइकोजन के। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रांच्ड है। कैसा है? ब्रांच्ड है। स्ट्रेट चेन तो है लेकिन साथ में ब्रांचेस भी हैं। ये बेटा स्टोर्ड फूड, ग्लाइकोजन कहाँ मिलेगा? एनिमल्स के अंदर एज ए स्टोर्ड फूड मिलता है ग्लाइकोजन। हमारी मसल्स में रहता है ना, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बेटा ये फटीग हो जाती है? अगला देखो, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? ये क्योंकि इसकी बेटा स्ट्रक्चर कैसी? ब्रांच, और ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ आयोडीन बाउंड हो जाता है। और क्या रंग दिखाता है? लाल रंग दिखाता है। और लाल रंग की प्रेजेंस का मतलब क्या है? कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। अब है बेटा स्टार्च। क्या बोलना है? स्टार्च। स्टार्च के मोनोमर्स कौन है? किसका पॉलीमर है ये? अल्फा डी ग्लूकोज का। कितना आसान है ये भी, ग्लूकोज है ना। स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब घुमा घुमा हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये तो आयोडीन टेस्ट में पक्का पास हो जाएगा। ठीक है। प्राइमरी कैसा? सेकेंडरी, मतलब ये बोल रहे सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बना, मतलब प्राइमरी नॉर्मल था। हाँ जी, प्राइमरी तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था, सिंपल। जैसे ही इसका मॉडिफिकेशन होता है हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। किसके साथ मिलकर? आयोडीन के साथ मिलकर। जैसे आयोडीन यहाँ पहुंचता है, ये आयोडीन को क्या करता है? बाउंड करता चला जाता है, बाउंड करता चला जाता है। देखो आयोडीन आयोडीन को बाउंड करता चला गया और हेलिक्स बन गई, तो इसी को बेटा हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, है ना। ये स्टोर्ड स्टार्च मिलता क्या है? स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है। और आयोडीन टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव। कलर कैसे दिखाएगा? ब्लू दिखाएगा। खत्म बेटा। चिटिन। अब चिटिन जो है बेटा, या इसको काइटिन भी बोल देते हैं, पर मैं चिटिन बोलता हूँ, मुझे फील ही नहीं आता काइटिन बोलने में। आप बेटा काइटिन बोल लेना, है ना। ज़्यादा अच्छी लैंग्वेजिक भाषा के अंदर इसको काइटिन बोलते हैं। इस बहस से आगे निकलते हैं, नहीं जोमेटो हो जाएगा ये। तो ये बेटा किस चीज़ का पॉलीमर है? इसके मोनोमर कौन है? इसके मोनोमर है बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए याद भी आसानी से हो जाएगा। सबके सिंपल है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। अगला बेटा, ये किस चीज़ से जुड़े होते हैं? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में जो पॉलीमर या ये चेन बनाते हैं चिटिन की। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है भैया ये ऑर्गेनिक मटेरियल। सेल्यूलोज नंबर 1 और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? चिटिन है। चिटिन कहाँ पाया जाएगा या काइटिन कहाँ पाया जाएगा? ये बेटा अबंडेंटली फाउंड इन सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल में सबसे ज्यादा इस दुनिया में पाया जाएगा। और आर्थ्रोपॉड, जिसे इंसेक्ट भी बोलते हैं एनिमल किंगडम में, उनका एक्सोस्केलेटन, बाहरी कवरिंग, कॉकरोच याद है? कॉकरोच है, कॉकरोच पता नहीं क्या बन गया, बस उसका बेटा एक्सोस्केलेटन भी चिटिन का ही या काइटिन का बना होता है। इन्यूलिन। इन्यूलिन बेटा किसका? इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है बीटा फ्रक्टोज। ये कुछ अलग है,
और यही बेटा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्यूलिन का पॉलीमर पूछा जाता है बहुत बार नीट में, याद रखना। जुड़ने वाला बॉन्ड वही जी ग्लाइकोसाइड के बॉन्ड से जुड़ता है, बीटा फर्स्ट एंड सेकंड लिंकेज है। वाटर सोल्यूबल है, पानी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। पर याद रखना ये पानी में मिल तो जाता है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता बॉडी के अंदर इन्यूलिन, ठीक है। इसलिए आपको बड़ा कम सुना सुना सा लग रहा होगा, 9th to 10th इतना कुछ पढ़ के आए हो बायोलॉजी, लेकिन इन्यूलिन तो नहीं सुना वहाँ पर, क्योंकि बेटा ये हमारा मेटाबॉलिट के लिए एक्टिव है ही नहीं, पार्टिसिपेट करता ही नहीं, लेकिन है वाटर सोल्यूबल। यूज कहाँ होता है बेटा? किडनी के अंदर। किडनी का फंक्शन डिटेक्ट करने के लिए, किडनी ढंग से काम कर रही नहीं कर रही, कहीं फेल तो नहीं हो गई, उसे चेक करने के लिए बेटा हमारा इन्यूलिन काम आता है। और इस चेकिंग को, किडनी की वर्किंग की फंक्शनल की चेकिंग को हम GFR चेकिंग बोलते हैं। और यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बेटा आज हमें पढ़ना है लिपिड्स। अभी हमें क्या पढ़ना है? लिपिड्स। देखो भाई लिपिड्स क्या है? लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, हमने पहले ही देखा था। लिपिड्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लिपिड्स के बारे में पढ़ते पढ़ते एक चीज आपको याद होगी कि जब हमने हाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को इस एक्सपेरिमेंट के तहत अलग किया था, तो मुझे पता लगा कि एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर तो नहीं आया था। कौन? लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ पर पहुंचे? लिपिड्स हमें मिले थे एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। लेकिन बेटा याद रखना वो एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर होने पर भी मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बड़े मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वो पानी में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो फैट है लिपिड है, लिपिड कभी पानी में मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। बस बेटा इसी वजह से ये गलती से यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि पानी में मिल नहीं पाया, एसिड में मिल नहीं पाया, तो ना मिलने वालों के साथ बेचारा रह गया। इसलिए हम इसे, ये नॉन पॉलीमर है, ऊपर से ये क्या है? नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बेटा, बस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, बताया तो है क्या। तो लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, वाटर में नहीं घुल सकता, फैट कभी पानी में नहीं घुल सकते, और वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट्स, तो पोलर सॉल्वेंट्स में कभी नहीं घुले। अब भाई क्लासिफिकेशन देखो लिपिड्स के, लिपिड का रूप क्या है, अलग अलग क्या तरीके हैं या क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो उन्हें क्लासीफाई, टाइप नहीं है ये, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स नहीं है, क्लासीफाई किया है उनको अलग अलग। टाइप तो बेटा क्लासिफिकेशन के अंदर होते हैं, है ना, टाइप तो क्लासिफिकेशन के और अंदर होते हैं। समझ में आया? देखो पहले होते हैं भाई सिंपल लिपिड, दूसरे कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है लिपिड डेरिवेटिव्स। यानी पहले सिंपल लिपिड होगा, नॉर्मल सिंपल एकदम, अगला कंपाउंड ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा, और लिपिड डेरिवेटिव जो लिपिड सर से कुछ और नई चीज बन जाए उसे हम लिपिड का डेरिवेटिव बोलेंगे। बस ये 3 क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड की बात करें तो इसी को हम ट्रू लिपिड भी कहते हैं या नेचुरल लिपिड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्स, पेड़ से मिलती है ना वैक्स, बहुत बढ़िया। अगला कंपाउंड, कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स का एग्जांपल देखो, इसको बेटा हम कंजुगेट लिपिड भी बोल देते हैं। कंपाउंड लिपिड्स को कंजुगेट, क्यों? क्योंकि ये दो चीजों के कंजुगेट होने से, जुड़ने से, मैथ्स का टर्म है ये, जुड़ने से बनती है। अच्छा क्या होती है वो दो चीजें? एक होती है लिपिड पार्ट, एक होती है नॉन लिपिड पार्ट। तो लिपिड पार्ट और नॉन लिपिड पार्ट जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड लिपिड या कंजुगेट लिपिड हो गया। बेटा गेट बंद करो, आवाज आ रही है, ठीक है, गेट बंद करके जाओ। अगला देखो बेटा, तब कंपाउंड लिपिड के अंदर भी हमारे पास और कैटेगरीज है। देखो क्या है? पहला है फोस्फोलिपिड, अगला है बेटा ग्लाइकोलिपिड, फिर है लिपोप्रोटीन्स, और फिर है क्रोमोलिपिड्स। ठीक है बेटा। अच्छा याद रखना बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोस्फोलिपिड्स के बारे में बताया गया है। आगे तो हम फोस्फोलिपिड्स पर ही फोकस करेंगे, बाकी को सिर्फ ये देखेंगे। हाँ भाई नाम होते हैं ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड्स। बात करूँ अब आगे क्लासिफिकेशन क्या आ रही है भैया हमारे फोस्फोलिपिड्स के बारे में। अच्छा एक चीज समझ लो, अब लिपिड डेरिवेटिव्स का देख लो, तो जो चीजें बेटा लिपिड से बन जाएं वो लिपिड की डेरिवेटिव है। सबसे मेन बात है स्टेरॉइड, तो लिपिड डेरिवेटिव कौन है? स्टेरॉइड्स। और सबसे मेन एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो दिया है हमारी एनसीईआरटी में वो कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेटा कुछ चीज जान लो। कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल में फैटी एसिड नहीं मिलेगा। एल्कोहल, एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा, है ना। हाँ गलती से गलत लिख दिया मैंने, हॉलिक है ना। अगला ये कहाँ बनता है भाई? कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर बनता है। किसके यूज से बनता है? एसिटिक एसिड के यूज से बनता है। देखो बेटा अब जरा सिंपल लिपिड्स पढ़ते हैं। अब बेटा सिंपल लिपिड्स की अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या होता है सिंपल लिपिड? सिंपल लिपिड का बेटा कुछ एग्जांपल याद कर लो। फैटी एसिड्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। आसान है, ठीक है। अब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? देखो
अब फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो समझ में आ गया। अभी मोनोग्लिसराइड का मतलब है जिसके अंदर एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिले, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जिस रेशियो में मिलते चले जाते हैं ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते चले जाते हैं। देखो एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल बना तो मोनोग्लिसराइड बन गया। आगे और भी देखेंगे। देखो तो ट्रू लिपिड्स भी बोलते हैं सिंपल लिपिड्स को, या नेचुरल लिपिड्स भी बोलते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो लिपिड मिलता है हमें वो है ट्राइग्लिसराइड। कैसे बनेगा? 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलेगा तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, बात खत्म। जब ये मिलते हैं तो वाटर निकलता है ना। देखो बेटा एक और चीज, फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन की चेन होती है? 1 से लेके 9 कार्बन की चेन होती है। ठीक, तो इसको मैं ये आर जो मैंने लिखा ना, आर ग्रुप, ये क्या है? कार्बन की चेन। किससे जुड़ा होता है भाई? ये जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है। बस बेटा इतना याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे तब ये बेसिक स्ट्रक्चर याद आएगा। तो अब बोलो कार्बन कितने हो सकते हैं भाई? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, और लास्ट 9। 9 से ज़्यादा नहीं होगा और 1 से कम, फिर 1 से कम होगा तो फिर कार्बन ही क्या होगा? ठीक है, तो 9 से ज़्यादा कार्बन नहीं हो सकते इस चेन में, और वो किससे जुड़ेगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगी, COOH से जुड़ेगी। ठीक है बेटा, अब जरा नीचे देखो, टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड जो है बेटा, जिस फैटी एसिड का हमने भी क्लासिफिकेशन ऊपर देखा, ये फैटी एसिड बेटा कितने टाइप के होते हैं? यहाँ से बेटा नीट का एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, क्या पता इस बार फिर आ जाए। ठीक, आसान टॉपिक समझ के छोड़ना नहीं। तो बेटा फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भाई सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन का ऐसा चेन, ऐसा कंपाउंड जिसके सारे बॉन्ड बन चुके हो, जिसके सारे बॉन्ड बन चुके हो, वो बिल्कुल भी एक्टिव, बिल्कुल भी, ये मान लो मेरे पास एक कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन मिले तो बेटा ये कंपाउंड पूरा हो गया ना, पूरा हो गया, CH3 बन गया। ठीक है, अगर इसके अंदर बेटा 1 हाइड्रोजन कम हो तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये भैया अनसैचुरेटेड है, इसका एक कार्बन अभी भी क्या है? वो है खुला हुआ है, तो अनसैचुरेटेड। और जिसके सारे बॉन्ड कंप्लीट हो जाए वो क्या है? सैचुरेटेड। याद रखना बेटा सैचुरेटेड फैट हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इन्हें हम सफ़ा भी कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, और अनसैचुरेटेड हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, इसे हम ऊफा कहते हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोल देते हैं। अब बेटा इन दोनों के बीच का जरा डिफरेंस पढ़ लो। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना कि ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे, डबल बॉन्ड एक भी नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई चेन होगी और कंप्लीट चेन होगी, एक भी बॉन्ड छूटा नहीं होगा, सैचुरेटेड होगी। इसके अंदर बेटा आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसी को डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बेटा क्यों बनाने पड़ते हैं किसी कंपाउंड को? मजबूरी में, पूरे बन नहीं पाता, किसी एक कंपाउंड से करने पड़ते हैं, 2 तो ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अगला, ये बेटा कहाँ बनते हैं? ये हमारी बॉडी में बनते हैं, सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में बनता है और अनसैचुरेटेड फैट को हमें बाहर से लेना पड़ता है, प्लांट्स में बनता है और हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज नहीं कर पाते, अपनी बॉडी में बाहर से लेते हैं, पर ज़रूरत हमारे शरीर को दोनों की है। पर एक बात बताओ, अभी बेटा आप बोलोगे कि भैया आप तो बोल रहे थे सैचुरेटेड फैट वो हमारे लिए नुकसानदायक है और ये हमारे शरीर में ही बन रहे हैं, तो क्या शरीर हमारा नुकसान करना चाहता है? नहीं बेटा, हमारा शरीर इसे सिर्फ उतनी ही मात्रा में बनाता है जितनी की इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम बाहर से सैचुरेटेड फैट को, है ना, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये सब खा के, फास्ट फूड, तली बुनी चीज़ों से, जब इस सैचुरेटेड फूड को अंदर लेते हैं, फैट को अंदर लेते हैं, तो बेटा हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा है और ये सैचुरेटेड भी है, अंदर जाके किसी से बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, रिएक्शन तो करेगा नहीं। जब रिएक्शन ही नहीं करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो बेटा क्या होता? एक्यूमुलेट होता रहेगा, मोटापा बढ़ाता चला जाएगा और बीमारियां पैदा करेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट तो हम हमारी बॉडी में बनते नहीं, हमें बाहर से चाहिए और अंदर आकर ये एक्टिविटीज़ भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, सैचुरेटेड फैट का क्या है? पाल्मिटिक एसिड, बहुत ज़रूरी एग्जांपल है बेटा ये पाल्मिटिक एसिड। ठीक, और अनसैचुरेटेड फैट का क्या है? अरेकिनोइड या अराकिडोनोइक, ये जैसे भी आपको बेटा बोलना अच्छा लगता हो, अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड। अच्छा बेटा इसके अंदर कितने? 16 कार्बन की चेन और यहाँ पर 20 कार्बन की चेन। स्ट्रक्चर कैसा है? मैंने आपको बताया था फैटी एसिड के साथ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बन की चेन जुड़ी होगी। अब टोटल इसके अंदर 16 कार्बन है, तो एक कार्बन तो हमारा कार्बोक्सिलिक का हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ
15 कार्बन की चेन होगी जो कि इसके साथ जुड़ेगी, तभी तो टोटल 16 होंगे। और इसके अंदर 20 कार्बन है, तो यहाँ पर ये बेटा 19 कार्बन की चेन होगी और COOH से जुड़ी होगी। इस पर बेटा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो डीप क्वेश्चन नहीं आता, पर हाँ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स के टाइप क्या है, यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो पहले पढ़ा है, अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो लिपिड्स के बेटा 2 टाइप होते हैं। पहला है जिसको हम फैट बोलते हैं और दूसरा टाइप जिसे हम ऑयल्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में बेटा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, जैसे घी, बटर, और रूम टेम्परेचर पे वो मेनली आपको सॉलिड ही मिलेगा, जमा हुआ मिलेगा, है ना। बटर आपको बेटा पिघला हुआ तो नहीं मिलता ना रूम टेम्परेचर पे। और ऐसे ही दूसरा क्या है, ऑयल्स। ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, आराम से मेल्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। वहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। तेल कैसे मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, है ना। बस सर्दियों में कोई कोई जम जाता है जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, रूम टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। अब फैट का एग्जाम्पल घी एंड बटर, और ऑयल का एग्जाम्पल क्या लिखा है, जिंजरली ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। बेटा NCERT का एग्जाम्पल ये है, जिंजरली ऑयल, है ना। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद रहे चीज़ें, है ना। अच्छा अगला देखो भाई, सबसे कॉमन लिपिड कौन है। कॉमन लिपिड, सबसे कॉमन लिपिड कौन है, ठीक है। योर कंपाउंड लिमिट, सॉरी मैं, और कॉमन लिपिड भी है करिए, और कंपाउंड लिमिट। अब लिपिड तो हम नॉर्मल पढ़ा है, सिंपल लिपिड पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। तो अब बेटा हमें पढ़ना है कंपाउंड लिमिट्स, है ना। जैसे सिंपल तो पढ़ लिया, अब सिंपल तो कैसा होता है, नेचुरली मिल रहा है, सिंपल है स्ट्रक्चर में। कंपाउंड के बारे में क्या बताया था, जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक। इसका मेन एग्जाम्पल या इस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, है ना, मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है, फोस्फोलिपिड। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैं कंपाउंड लिपिड को कॉमन लिपिड बोलने लग गया था, है ना। तो फोस्फोलिपिड जो है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो NCERT का एक क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ मिलेगा हमारी बॉडी में, हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक। किस चीज़ से बना होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई, फोस्फोलिपिड जो होगा वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो लिपिड पार्ट और एक नॉन लिपिड पार्ट। लिपिड पार्ट क्या होगा, तो ये 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बनेगा, है ना। और साथ में क्या जुड़ा होगा, इसके नॉन लिपिड पार्ट बने होंगे, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, फोस्फोरस ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो बेटा आपका फोस्फोलिपिड बन जाएगा। यहाँ पर तो ये फोस्फो लिपिड तो ये रहा, और फोस्फो, ये फोस्फोरस के चक्कर में फोस्फो नाम आ गया इसका, है ना। ये क्या है इसका, ये ग्रुप जुड़ गया ना इसके साथ, हाँ। तो ये नॉन लिपिड ग्रुप है। अब एक बात तो आपको याद होगी, लिपिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से डर लगता है, दूर भागते हैं। लेकिन ये दूसरे कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, इन्हें ये हाइड्रोफिलिक है, इन्हें पानी से प्यार है, पानी से जुड़ सकते हैं, इस बात को याद रखना भाई। फोस्फोलिपिड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। लेसिथिन कैसे बनेगा, 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, सेम वही स्ट्रक्चर, 1 फोस्फेट ग्रुप, और एंड में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा वो क्या है, कॉलिन। क्या, कॉलिन ग्रुप जुड़ेगा। जो नाइट्रोजनस N2 बेस है ना बेटा, इसका क्या नाम, कौन सा जुड़ेगा, कॉलिन सॉरी जुड़ेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रोटीन्स के बारे में देखो, प्रोटीन क्या है, ये अमीनो एसिड्स के क्या है, हेटेरोपॉलीमर्स है। भाई पॉलीमर क्या होता है कि भाई मान लो मोनोसैकेराइड नहीं बेटा, ये सैकेराइड की बात नहीं हो रही है, शुगर नहीं, यहाँ हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ अमीनो एसिड की बात करेंगे। क्यों, प्रोटीन बेटा छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। जब अमीनो एसिड्स की चेन बनती है तो वो प्रोटीन कहलाती है। तो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग नाम के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 काम आते हैं। 12th क्लास में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे 20 कौन कौन से हैं। तो 20 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 20 पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। याद रखना सारे अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही टाइप के अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे ना, अलग अलग तरह के जुड़ेंगे। तो अलग अलग की वजह से हेटेरो, और पॉलीमर का मतलब है मोनोमर क्या है, बहुत सारे। इन छोटे गोलों को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड को बोलेंगे मोनोमर। इन मोनोमर से मिलकर बनेगा पॉलीमर, और कैसा पॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, क्योंकि सारे मोनोमर क्या एक दूसरे से अलग है। बस इतनी सी बात समझनी थी, जिसने इतना बेस समझ लिया उसका तो काम हो गया, है ना। केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट प्रोटीन हैव सल्फर, प्रोटीन के पास बेटा ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है। ओनली 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी और कुछ काम करते हैं। मान लो ये प्रोटीन की चेन है, ये अमीनो एसिड है A B C D,
ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है। बस इतनी बात को याद रखना। अब जरा अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ये अमीनो एसिड क्या होता है भाई? एक कार्बन के ऊपर 4 अलग चीजें चिपकी हुई होती हैं, वो होता है हमारा अमीनो एसिड। अब देखो क्या क्या चिपका होता है एक कार्बन के ऊपर। एक कार्बन के ऊपर एक बेसिक ग्रुप छुपा होता है, NH2 देखो बेसिक है। एक बेटा क्या जुड़ा है? एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? हमारा एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ बेसिक ग्रुप होगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, तो एक तरफ कार्बन की एक छोटी सी चेन होगी। क्या होगी? कार्बन की चेन होगी। अब वो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और जितने भी ग्रुप कार्बन के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे उसी हिसाब से इसका नामकरण होता चला जाएगा। बाकी तो यही चीज़ है। हाँ हाँ, किसी भी साइड पे लिख सकते हो, ऊपर नीचे कर दो इसे, पर नॉर्मल तरीका है याद करने का, है ना। अच्छा बेटा, इस तरह के कार्बन को हम क्या बोलते हैं बताओ? जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, बिल्कुल अलग अलग तरह की 4 चीजें एक ग्रुप पर जुड़ी हो, तो ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, टॉप कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना। या इसे हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या? कायरल कार्बन भी बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है, केमिस्ट्री के बेसिस पे है। अब जो कार्बन चेन जो जुड़ी है अमीनो एसिड से, है ना, ये फिजिकल कंडीशन, अब ये सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बन चेन हो, चाहे ये बेसिक ग्रुप हो, चाहे एसिडिक ग्रुप हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ये सब बेटा अमीनो एसिड के फिजिकल और केमिकल नेचर को डिसाइड करती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना अमीनो एसिड बहुत तरीके के होते हैं। अब बेटा जरा इस अमीनो एसिड की एक बार वो देख लें, असली फोटो भी देख लें। ये देखो बेटा अमीनो एसिड का असली रूप। तो 3 अमीनो एसिड दिखा रखे हैं यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेराइन दिखा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं तो बहुत सारे, पर अभी देख लो इंट्रोडक्शन के लिए। पहले वाले को देखो, ग्लाइसिन को देखो, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये बोलो, एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ बेटा कार्बन की एक छोटी सिंगल कार्बन की चेन है। अगली तरफ देखो CH3, कार्बन की एक चेन, वही एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, इसका नाम एलेनिन हो गया इस चक्कर में। अगला सेराइन है, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? वही हमारा एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन की अलग तरह की चेन है CH2OH की। यही स्ट्रक्चर है भाई, खेल खत्म। अगला देखो, 12th में और डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, अदर एक चीज़ देखो बेटा, अमीनो एसिड की जो फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर है या नेचर है, वो बेटा और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम किस तरह के मीडियम में अमीनो एसिड को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। गेट बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल जो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम रख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है या मीडियम है, उस पर भी अमीनो एसिड का नेचर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एसिडिक मीडियम में रख दूँ, तो बेटा उसमें देखो क्या होगा। एसिडिक मीडियम में रखने पर हमारा ये जो बेसिक ग्रुप था ना, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसे मैं बेसिक मीडियम में डाल दूं अमीनो एसिड को, तो इसके कार्बन ग्रुप के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेटा ये देखो, जब एसिडिक में डाला तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, और जब बेसिक में डाला तो नेगेटिव चेंज आया। अब ये बताओ, ये तो भागेगा किस तरफ? कैथोड की तरफ, और ये भागेगा एनोड की तरफ। हमें चाहिए ही नहीं ऐसा, हमें तो चाहिए स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? एक बेटा ऐसा पीएच तैयार करते हैं जो एसिडिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा बेसिक भी ना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट हो, तो इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो हमारा बेसिक क्या है? पॉजिटिव, और हमारा एसिडिक ग्रुप क्या है? नेगेटिव। और बेटा ये कैसा आयन बन गया हमारा? इस आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ये क्या है? स्टेबल अमीनो एसिड है। क्या है? स्टेबल अमीनो एसिड है। नेट चार्ज इसका 0 है। तो ज्विटर चार्ज पे, ज्विटर आयन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। अगला देखो, अब हमें पढ़ना है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, तो बेटा 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के टोटल। तो अभी हम 4 में से पहला पढ़ रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं या 1 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेटा कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर है और हाईली अनस्टेबल है। बिल्कुल सीधी चेन है, बड़ी अनस्टेबल है, मतलब बड़ी रिएक्टिव होगी,
है ना। इसलिए तो अब याद रखना बेटा, देखो अलग अलग अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं प्रोपेप्टाइड चेन से, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। याद रखना बेटा, इसका इनिशियल एंड जो होता है उसे हम एन टर्मिनल बोलते हैं, और जो इसका लास्ट एंड होता है ना, उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। तो जो इनिशियल एंड है बेटा, वहाँ पर क्या है, NH2 जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, NH2 जुड़ा होगा। और बेटा जो लास्ट एंड है इसका, जो सी टर्मिनल है, वहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। अगला याद रखना, ये कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको बेटा शुरुआत में मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये काफ़ी रिएक्टिव है, रिएक्टिव करके अपना स्ट्रक्चर बदल लेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत में कहाँ मिलेगा, तो राइबोसोम में भाई प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम में सबसे पहले जब प्रोटीन बनता है, वही ये सिंगल प्रोटीन या सिंगल स्ट्रक्चर प्रोटीन या 1 डिग्री प्रोटीन आपको वहीं पर मिलेगा। ये देखो बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम 2 डिग्री प्रोटीन भी बोलते हैं। कहाँ से बनेगा, ये 1 डिग्री प्रोटीन से बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रोटीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंपल स्ट्रक्चर वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा भाई, 2 डिग्री स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये क्या बनता है भाई, ये जो थ्रेड होती है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है 1 डिग्री प्रोटीन का, ये बेटा आगे जाकर हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्जन हो जाता है इसका। तो इसे हम अल्फा हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। और जब 2 हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं, 2 हेलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसे बीटा प्लेटेड शीट बोल देते हैं। तो पहले तो हेलिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बीटा प्लेटेड सीखेंगे। सिंगल तो सीख लेंगे, जब तो डबल सीखेंगे। अगला देखो, तो बेटा अल्फा हेलिक्स क्या है, तो वही बेटा जो सिंपल चेंज थी लीनियर, वो क्या हो गई, स्पाइरल हो गई। और याद रखना, स्पाइरल हमेशा राइट हैंडेड पे ही घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ स्पाइरल आज तक मिला नहीं है अभी तक नेचर में। आगे का पता नहीं, NCERT यही बोलती है। ठीक, यहाँ पर भाई एक वही है हमारा शुरुआती एंड एन टर्मिनल, और एक सी टर्मिनल खत्म एंड। तो एन टर्मिनल मतलब जिसके ऊपर हमको नाइट्रोजन ग्रुप मिले, और सी टर्मिनल मतलब जहाँ पर हमें कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिले, बेसिक, और एक तरफ एसिडिक। यहाँ पर ये बीच याद रखना, ये हेलिक्स है, ये जो गोल 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 हेलिक्स है, ये कैसे जुड़े होते हैं, ये भाई आपस में अंदर, जब इंटर बात हो ना, अंदर की बात हो, किसकी, अंदर की, जब 2 बाहर वालों के बीच की बात हो तो इंटर होता है, और जब बेटा अंदर आपस की ही बात हो तो उसे इंट्रा बोलते हैं। जैसे क्लास 11th का कंपटीशन क्लास 12 से हो जाए तो इसे इंटर क्लास कंपटीशन बोलेंगे, और अगर क्लास 11th वालों का ही कंपटीशन 11th वालों से हो जाए तो उसे इंटर कंपटीशन बोलेंगे, है ना। तो इंट्रा, सॉरी, तो ये हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, जुड़ी हुई है हेलिक्स, क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब बॉन्ड क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होना ही होना है 2 अमीनो एसिड के बीच में, और 2 हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, वो भी कैसा, इंट्रा, अंदर, इनसाइड। ठीक है, अगला भाई, अगला स्ट्रक्चर है हमारा बी या बीटा प्लेटेड शीट्स। ये मैंने तुमको बताया था, ये कैसा है भाई, जिगजैग। क्या है, जिगजैग। जब इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 चेन्स, मैंने बोला ना सिंगल की जगह डबल चेन्स है, जब डबल चेन्स आपस में जुड़ जाए, एक मान लो एक ये चेन जिगजैग दिखाई देती है, वहां पे पहले स्पाइरल थी, स्पाइरल से अब जिगजैग हो गई, और सिंगल की डबल हो गई। तो पहली एक चेन और एक दूसरी एक चेन। देखो अगर इनके टर्मिनल ओके हैं, सेम टर्मिनल है, एन की जगह पर एन और सी की जगह पर सी टर्मिनल है, तो इसे बोलेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर। और जिसके अंदर बेटा पैरेलल अपोजिट है, एन की जगह पर सी, सी की जगह पर एन है, तो उसे बोलेंगे एंटी पैरेलल। ठीक है, और ये दो चेन आपस में जुड़ी हुई है जिगजैग, ये 2 आपस में जुड़ी हुई है, और ये दोनों चेन भी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो अलग अलग चेनों के बीच में जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बात खत्म। इसका एग्जांपल क्या है, देखो बेटा, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन से मिलेंगे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड और एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, देखो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये 3rd डिग्री होगा। जब प्राइमरी 1st डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, तो टर्शरी 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा स्पाइरल की जगह ये ग्लोबुलर, गोल गोल है ना, गोल गोल घूम रहा है आपस में। हाँ ठीक है, तो एक तरफ एन एंड और एक तरफ सी एंड। सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन है ये, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का फॉर्म जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में मिलता है प्रोटीन। हाईली कॉइल्ड होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो अब ये प्रोटीन की जो थ्रेड है, ये आपस में देखो गोल गोल घूम घूम के उलझ कर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, होलो विलन बॉल जैसा, जैसे कोई ऊन की बॉल हो जो अंदर से कैसी हो, खाली हो, है ना। और एक और चीज़ देखो बेटा, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी ज़्यादातर नेसेसरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, वो जो प्रोटीन परफॉर्म करती है, उसका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर या 3 डिग्री स्ट्रक्चर ही होता है। अब है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या 4 डिग्री, है ना।
अब वही 1 2 3 तो फोर्थ डिग्री फोर्थ स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये किससे बना होगा, ये बेटा थर्ड डिग्री प्रोटीन से मिलकर बना होता है। थर्ड डिग्री प्रोटीन जब और इवॉल्व हो जाती है तो वो क्या बन जाती है हमारी, बोलो 4 डिग्री प्रोटीन बन जाती है। अब इसमें एक या तो 3 डिग्री मिलकर बनेंगे या 3 से ज़्यादा भी मिलकर ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना सकता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, क्या है बेटा, जो एनसीईआरटी में वो है इंसुलिन ही है, इंसुलिन। पर हीमोग्लोबिन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा समझ में आसान रहेगा। इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं जो आपस में मिलाकर बनाते हैं। 2 कौन सी चेन, 2 3 डिग्री चेन्स, 2 टर्शरी प्रोटीन्स की चेन्स 2 होती हैं। तो एक होती है अल्फा चेन, पहले को ए चेन या अल्फा चेन, दूसरी को एक होती है बीटा चेन या बी चेन। तो एक चेन टोटल कितनी होगी, 2 चेन। अगर हीमोग्लोबिन को देखें तो इसमें टोटल कितनी है, 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन। चेन किसकी, टर्शरी थर्ड डिग्री वाली चेन्स की, ठीक है बेटा पढ़ना है हमें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, जो हमारी सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, है ना। याद रखना इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। अगला, ये भाई जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, है ना। ये किसके पॉलीमर है, मतलब इनका मोनोमर कौन है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या किसका पॉलीमर है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड का जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसके बाद एक चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड, वो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एक पेंटोस शुगर होता है बीचों बीच। पेंटोस शुगर क्या होता है जी, 5 कार्बन वाली चेन का स्ट्रक्चर, 5 कार्बन होते हैं। उसके पहले कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, उसके 5वें कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ 12th क्लास में जब डीएनए पढ़ने को मिलेगा बायोटेक में तो ढेर हो जाओगे, अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, समझ लो। तो ये क्योंकि भाई न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है, यही न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोसाइड, यही चीज़ें मिलकर बेटा जेनेटिक मटेरियल बना रही हैं। देखो तो बेटा सबसे पहले समझो, सबसे पहले होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। उससे बनता है न्यूक्लियोटाइड और उससे बनता है डीएनए या आरएनए। अब देखो दोबारा समझो, तो पहले न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखो बेटा। अगर पेंटोस शुगर हो और बस भूल जाओ और पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन का बेस जोड़ दूं तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। और जैसे ही मैं एक 5वें कार्बन पर पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, वो मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते चले जाते हैं तो हमारा डीएनए और आरएनए तैयार हो जाता है। जरा इनकी फोटो भी देख लेते हैं जी, एनसीईआरटी में कैसी कैसी दे रखी है। देखो ये रहा नाइट्रोजनस बेस, ये दिखा रखा है नाइट्रोजन बेस, है ना। इसका एग्जाम्पल रखा है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ये देखो न्यूक्लियोसाइड दिखा रखी है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड दिखा रखी है। न्यूक्लियोसाइड देखो सबसे पहले, न्यूक्लियोसाइड क्या उसको दिखा रखा है, यूरिडिन नाम होता है। न्यूक्लियोसाइड भी बहुत तरीके के होते हैं, यूरिडिन इसका स्ट्रक्चर है। देखो 5 कार्बन, है ना। एक तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है, यूरेसिल जुड़ा हुआ है। ये देखो ये नाइट्रोजन बेस है ना, तो ये देखो नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पे। देखो पहले कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है ना। और देखो बेटा बाकी पे OH नॉर्मल ग्रुप है। अब बेटा ये न्यूक्लियोटाइड कब बन जाएगा, जब साथ में एक पेंटोस शुगर जुड़ जाएगा 5वें कार्बन पे। तो देखो जरा, ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड का फोटो। तो बेटा सबसे पहले नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ा तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पे 1 2 3 4 5वें कार्बन पे जब क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फोरस जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप देख रहे हैं ना P। तो जब ये जुड़ा तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ के आगे क्या बना देंगे, जेनेटिक मटेरियल बना देंगे। बस फोटो दिखाना जरूरी था ताकि आप थोड़ा सा इसे समझ जाएं, है ना। देखो बेटा एक चीज तो देखो, अब जरा ये पेंटोस शुगर जो है डीएनए और आरएनए में किस तरीके से, इस चीज को भी समझ लो। अगले देखो, जो ये पेंटोस शुगर है 5 कार्बन वाली जो शुगर है, डीएनए और आरएनए दोनों बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई डीएनए और आरएनए पता है क्या अंतर है, आरएनए है भाई राइबोन्यूक्लिक एसिड, नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल यही है, लेकिन ये इसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, ठीक। इसमें कौन सा, इस शुगर को क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर, अब इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन
सॉरी हाँ, इसका हम रिडक्शन कर दें, इसका ऑक्सीजन छीन ले, इसको डीऑक्साइड कर दे, डीऑक्सीजनेटेड कर दे, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो इसके अंदर शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर डीऑक्सीराइबोज, नाम याद करना आसान है बेटा। उसका फॉर्मूला क्या है, C5H10O4, ठीक। इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन कम है ना, ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन नॉर्मल आरएनए में कितनी होंगी, C5H10O5, एक इसके अंदर डीएनए में ऑक्सीजन कम है बेटा। ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है इंसानों में, इसलिए इसको चूज किया जाता है। अब इस पेंटोज शुगर में एक नाइट्रोजन बेस अगर मैं जोड़ दूं, तो कौन कौन से बेटा जुड़ सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, ताकि ये न्यूक्लियोसाइड बन जाए, तो वहाँ से टाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा भाई, डीएनए के लिए जो हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ सकते हैं वो है ATGC, ठीक है। इनकी मतलब फुल फॉर्म भी बताऊंगा। और जो हमारे आरएनए है उसके अंदर कौन सा हो सकता है, AUGC। बेटा सारे सेम है, देखो आरएनए और डीएनए में सारे नाइट्रोजनस बेसिस तो सेम ही है, एक ही अलग है बेटा। देखो डीएनए में T नहीं आएगा, थाइमाइन, और इसमें आरएनए में U नहीं आएगा, यूरिसिल। इसका तो स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि डीएनए में T नहीं और आरएनए में U नहीं। तो बोलेगा भैया कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है नीट में, नहीं उठेगा जी, यहाँ से ये 12th क्लास से उठेगा। तो 12th क्लास में, क्योंकि इसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि हम बेटा पेंटोज शुगर से पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए, और फिर आरएनए से डीएनए बनाएंगे। वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन भी करेंगे, बहुत कुछ करना है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में वहाँ, ठीक है। देखो अब यहाँ थोड़ा मजा ले लो, बेस तो यही है, बेस नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। अब नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर जरा देख लें, जैसा स्ट्रक्चर दिखा चुका हूं मैं आपको। तो ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी रिंग है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, दिखाओ भाई, आहा दर्शन दो महाराज, ये देखो, ठीक है, यूरिसिल दिखा रखा है इसका, या पैरिमिडिन भी इसे बोलते हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेस, ये देखो ये रहा बना हुआ हेट्रोसाइक्लिक, मतलब अलग 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 चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साइकिल में, तो ये हेट्रोसाइक्लस स्ट्रक्चर होता है, रिंग होता है, ठीक। अब ये दो जगह बटा हुआ है, पहला है प्यूरिन और फिर है पायरिमिडिन। एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन। यहाँ से बेटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि नाइट्रोजन बेस जो है किस टाइप के हैं, तो प्यूरिन या पायरिमिडिन, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्यूरिन कौन कौन से हैं और पायरिमिडिन कौन कौन से हैं। तो जो AGCUT जो मैं बोल रहा था उनके फुल फॉर्म ये रहे, A का एडेनाइन, G का ग्वानिन, C का साइटोसिन, U का यूरिसिल, T का थाइमिन, ठीक है। अच्छा प्यूरिन कौन से हैं, तो प्यूरिन है ओनली AG, और पायरिमिडिन कौन है, कट CUT, है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, AG कट। जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड से बोले AG कट लो यहाँ से, क्या AG कट, ऐसे याद करोगे। तो AG प्यूरिन और ये हमारे पायरिमिडिन, ठीक है। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं जी, टोटल 8 टाइप के हैं। कैसे पता चला कि डीएनए के पास 4, आरएनए के पास 4, तो 4 और 4 टोटल 8। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ या टोटल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आप बोलोगे टोटल 8 है। तो बेटा एंजाइम्स देखो, एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट हैं जो हमेशा बेटा रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, जो रिएक्शन हो रही होती है उसको तेज कर देते हैं, और बेटा खुद रिएक्शन जब खत्म हो जाती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो बाहर ये अनचेंज आते हैं, एकदम साउथ के हीरो की तरह सबको फोड़ फाड़ कर बाहर निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, अनचेंज्ड। ऐसा मत समझना वो केमिस्ट्री वाला जो याद होगा कि भैया अंदर जाएगा कैटलिस्ट और यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ये कंज्यूम नहीं होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम वैसे के वैसे बाहर निकल आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़वाते हैं, काम करवाते हैं और अनचेंज्ड बाहर आ जाते हैं। याद रखना जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन के बने हैं, इसके प्रोटीन के, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना, जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या, राइबोजाइम, आरएनए में मिलता है राइबोजाइम। तो ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सेप्शन सब प्रोटीन, सिर्फ एक राइबोजाइम ही ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं बना हुआ, आरएनए का बना है। अगला, फास्टेस्ट एंजाइम कौन है, सबसे तेज, ऐसा कौन सा एंजाइम है दुनिया का जो सबसे तेज रिएक्शन करवाता है जी, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितना, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये तो बहुत ज्यादा है बेटा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। टाइप ऑफ कैटलिस्ट क्या है जी,
टाइप ऑफ कैटलिस्ट दो तरह के हैं, एक है इनऑर्गेनिक और है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं भैया, ये तो बहुत गर्मी लेने के बाद एक्टिवेट हो पाते हैं, इन्हें बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर ये अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं, तो एंजाइम कौन है? हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैसे हैं जो एंजाइम है? ये तो भैया लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे 20 से 40 के बीच में भी काम करना शुरू कर देते हैं। भैया ऑर्गेनिक है तो जिंदा भी कह सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये बेटा प्रोटीन के बने होते हैं, डीनेचर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर डीनेचर हो जाएंगे, रिएक्शन घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेम्परेचर बहुत डाउन कर दोगे तो भैया इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, चुपचाप बैठ जाएंगे कोने में, काम करना बंद। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन कुछ ही ऐसे बेटा एंजाइम है, कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं, कुछ बैक्टीरियाज में ऐसे एंजाइम भी होते हैं, क्योंकि वो बेटा बड़े थर्मोफाइल हैं, बड़ी बड़ी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रह लेते हैं, बड़ी गर्म जगहों के अंदर भी रह लेते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेते हैं। तो थर्मोफाइल बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर मतलब 80-90 डिग्री पे भी काम कर लेते हैं। और यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, बोलो बेटा वो बैक्टीरिया कौन है जो हार्श कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं? और जो आंसर देगा कमेंट में डाल देना। ठीक है, कमेंट में डाल देना। ठीक है बेटा, अब बेटा हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है। और एंजाइम के बारे में मैंने क्या बताया, एंजाइम कैटलिस्ट ही होता है लेकिन ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है? हमारा एंजाइम कहलाता है ना भैया। ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, आपको पता है वो कैसे प्रोटीन है? तो वो 3 डिग्री प्रोटीन है। टर्शरी, मैंने बताया था ना बेटा कि टर्शरी प्रोटीन भी ज्यादातर जो एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी वहां पर टर्शरी प्रोटीन ही नजर आएगा। तो यहाँ पर ये टर्शरी प्रोटीन दिखाया। कैसा होता है टर्शरी? हमारा बहुत फोल्डेड होता है ना, ऐसे देखो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे करके, है ना। कैसा बनाता है? होलो बुलन बोल वाला स्ट्रक्चर बना देता है, गोल गोल स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसी चक्कर में देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ये लपेटे के चक्कर में बेटा देखो ये खाली जगह बच गई ना, सॉकेट जैसे बच गए। इन चीज से 2 सॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम पॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट्स कहते हैं, इसकी फोल्ड्स की वजह से। अब ये तो एंजाइम बन गया, अब ये इसके 2 पॉकेट्स बन गई। भाई एक ऐसी पॉकेट है जहां पर वो जाकर सबस्ट्रेट से चिपकेगा। सबस्ट्रेट क्या? कोई भी भाई हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनके बीच में जाकर किसी रिएक्टेंट से चिपक जाएगा, उनकी रिएक्शन को हाई कराएगा, प्रोडक्ट बनाएगा और छूट कर वापस आ जाएगा। तो ऐसी जगह जहां वो सबस्ट्रेट से चिपके, सबस्ट्रेट समझ गए ना क्या? रिएक्टेंट से जाकर चिपक जाए रिएक्शन में, तो उस जगह को एक्टिव साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहीं पर क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइड क्या होती है ना। और जो एक्टिव साइड से जो दूसरी साइड है जहां पर बेटा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता, उस जगह को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक। अब बोलोगे क्या इसका भैया कोई काम नहीं होता? इसका काम होगा, रुक जाओ, सब्र करो, आगे बताऊंगा। ठीक है, एंड तक वीडियो नहीं देखोगे नहीं तो तुम। एलोस्टेरिक साइड, यहाँ पर जो एलोस्टेरिक साइड है भैया ये फाउंड इन ओनली इन एलोस्टेरिक एंजाइम। तो कैसा एंजाइम होगा? एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, सिर्फ वही मिलता है, बाकी में तो आपको एक भाई एक्टिव साइड देखने को मिलती है बस। ठीक है, ओके। अब कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन देखो। एंजाइम एक्शन कैसे करता है देखो। मानो ये आपका एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है? जिसके अंदर हमारी एक्टिव साइट है ना। एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है तो दूसरी साइड इसमें नहीं है, नॉर्मल एंजाइम है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर देखो चिपक गया, ये देखो सबस्ट्रेट आया और इससे चिपक कर बाइंड हो गया। बाइंड होकर देखो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, गैप भी खत्म हो गया। जब ये ऐसा बनेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब ये सबस्ट्रेट जब आकर चिपकता है ना इस एक्टिव साइट से, तो बेटा इस एंजाइम के अंदर क्या करता है? चेंजेस करता है। क्या करता है? चेंजेस इंड्यूस कर देता है। और जिसकी वजह से एंजाइम क्या करता है? इसको एकदम ठोक के पकड़ लेता है, एल्फी की तरह फेविकोल का जॉइंट बनाकर पकड़ लेता है। और याद रखना, जितना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना अच्छा जॉइंट बनेगा, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उतनी बढ़िया है जो रिएक्शन की रेट होगी वो बढ़ेगी। समझ गए? अगला देखो। अब होता क्या है? एंजाइम बेटा जब सबस्ट्रेट से चिपक जाता है तो वो क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, उसके बाद वो बेटा उसके साथ मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद एंजाइम क्या करता है? प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, बात खत्म। ये बेटा इसका काम है। अब ये सीखो बेटा कि हाउ एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कैसे देता है एंजाइम? ये बेटा ऐसा करता है कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये तो समझाओ।
भाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो शक्ति लगती है, जो ताकत लगती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब बोलोगे भैया इसे कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा? भाई एक बात बताऊं, तुम्हारी सारी शक्ति किसी को स्टार्ट करने में ही लग गई। मान लो आपकी स्कूटी का सेल्फ खराब हो गया, अब सेल्फ काम कर नहीं रहा, आप किक लगाने लग गए। आपको भैया किक लगाने की आदत है नहीं और आपको लगानी पड़ गई 30-40 किक। 30-40 किक लगाओगे तो कैसे हो जाओगे? लेटे मिलोगे स्कूटी जब चालू होगी तो। और जब सेल्फ होता है तो धैर्य से स्लैप मारते हो और तेज जाते हो, क्योंकि सारी एनर्जी बचकर रिएक्शन करने में, क्योंकि स्कूटी चलाने में लग जाती है। लेकिन इतनी सारी किक मारने के बाद स्कूटी में बैठोगे तो धीरे ही चलाओगे, बड़ा थका थका महसूस करोगे। और अगर गुस्से में थोड़ी देर तेज भी चलाओगे तो बाकी जाके धीरे हो जाओगे। इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, ज़्यादातर बच्चे स्कूटी चलाते हैं। ठीक है, देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाती है तो आगे वाले रेट के रिएक्शन में वो इंक्लूड हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। यही काम एंजाइम करता है और इसी तरीके से वो बेटा क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स की एक्टिविटीज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भैया? कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है? पहली चीज पीएच पर डिपेंड करता है। कैसी पीएच है? देखो एक ग्रुप, हमने एक ग्राफ बनाया। अब ग्राफ पे देखो एक तरफ तो पीएच बढ़ रहा है और एक तरफ क्या बढ़ रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। हमने देखा बेटा पीएच के किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी नजर आ रही है हमें इस पीएच पर। तो इस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच बोल देते हैं। अगर हम इस ऑप्टिमम पीएच से कम जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर इस ऑप्टिमम पीएच से ऊपर जाएंगे तभी भी एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। कितना आसान है याद करना। ऑप्टिमम पे बढ़िया काम, ऑप्टिमम से नीचे घटे, ऑप्टिमम से ऊपर भी घटे, बढ़िया काम या मैक्सिमम एक्टिविटी तो आपको ऑप्टिमम पे ही मिलेगी। आसान है याद करना। अगला फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखो वही मैंने एक ग्राफ बनाया, एंजाइम की एक्टिविटी, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने देखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम दिखाई दी, तो वो टेम्परेचर को मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से डाउन गया तो क्या हो गया भैया? ठंड हो गई। ठंड में तो मेरा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी घट गई। और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर गया, तो डीनेचर हो गया एंजाइम। क्यों भैया? वो प्रोटीन का बना हुआ है, जल गया, खत्म हो गया, तभी भी एंजाइम की एक्टिविटी डाउन हो गई। तो याद रखना ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करता है बढ़िया तरीके से। मैक्सिमम एक्टिविटी डाउन जाओगे तो खत्म, अप जाओगे तो खत्म। ठीक है, अगली चीज है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट हमारे एंजाइम के साथ जुड़ रहा है, अगर उसका कंसंट्रेशन कम है, हल्का है या ज्यादा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो याद रखना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, हमारा एंजाइम उतना ही अच्छा काम करेगा। और जितना कम कंसंट्रेशन होगा, हल्का, उतना ही कम काम करेगा। ये नॉर्मल चीज है। एक ग्राफ देखो बेटा, इस ग्राफ के अंदर हमने देखा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की रेट, और इधर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते रहे। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर हमें क्या दिखाई दिया? मैक्सिमम वेलोसिटी नजर आई। वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम नजर आई। अब ये बहुत आगे जाकर हमको मिला, तो हम तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ नहीं सकते, तो हमने इसको क्या किया? हाफ वे, मिड वेव में ले लिया। तो मिड वे मतलब आधे रास्ते में, जब आधे रास्ते में इसको लिया गया तो इसको क्या बोला गया? वी मैक्स बाय 2, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ प्राप्त हुई थी उससे हाफ रास्ते पे ले आए तो वी मैक्स बाय 2 कहा गया। और इस चीज को ये तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया मेरा, जहाँ पर मस्त ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हो गया। तो इस जो हाफ कंसंट्रेशन है, हाफ कंसंट्रेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? KM बोलते हैं। इनको ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपने नाम के आगे उन्होंने लगा दिया है, तो ये कौन है? मिकेलिस मेंटन। ठीक है, तो ये KM, ये किलोमीटर नहीं है। ठीक है, और ये क्या होती है? हाफ कंसंट्रेशन। फुल कंसंट्रेशन की हाफ क्या होती है? वी मैक्स बाय 2। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है बेटा। इनहिबिटर्स क्या होते हैं भाई? जो भी सबस्टेंस हमारी एंजाइम की वेलोसिटी को रोक दे, कैटेलाइज करने की, उसकी शक्ति को रोक दे, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, वही क्या है? इनहिबिटर है। क्या है? वही क्या है? इनहिबिटर है। इनहिबिट कर दे, रोक दे। इनहिबिटर के 2 टाइप हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कंपटीशन करे, CI। अगला क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर,
NCI, जो कंपटीशन ना करे। आप बोलोगे कंपटीशन किस बात का होने वाला है जी? तो देखो कंपटीशन किस बात का होने वाला है, देखो दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह दिखाई देता है। तो जब एंजाइम आता है ना बाइंड करने सबस्ट्रेट से, तो ये भी वही बैठा रहता है CI, ये कहता है सबस्ट्रेट की जगह मैं लग जाता हूं। तो ये किससे लड़ाई करता है? सबस्ट्रेट से लड़ाई करता है, कंपटीशन करता है ना। एंजाइम की आंखें तो है नहीं, उसे तो पता नहीं है, क्योंकि उसको तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बस खांचा बना हुआ है, उसका फिट हो जाएगा उसमें मामला। तो भैया इसकी जगह पर अगर सबस्ट्रेट की जगह पर हमारा ये CI लग गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया, तो ये हमारी रिएक्शन को रेट को बढ़ाने नहीं देगा और एंजाइम को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा एक्टिव साइड पर घुसकर। ठीक है, अच्छा जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो बेटा, एक सक्सीनेट नाम का क्या है? सबस्ट्रेट है। अब इस सक्सीनेट के साथ जाकर हमारा एक एंजाइम है, क्या एंजाइम है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा? इसको डिहाइड्रोजिनेज कर देगा, मतलब हाइड्रोजन हटा देगा। ये हमारा क्या है? कैटेलिस्ट है, या हम इसे एंजाइम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। इसकी जगह पर अगर इस सबस्ट्रेट की जगह पर मेलोनेट लग गया, मेलोनेट क्या है? बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखाई देता है भाई। अगर ये भी मैड एंगल है तो ये भी मैड एंगल है, घुस गया इसकी जगह पर। अगर ये घुस गया CI कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो प्रोडक्ट ही बनने नहीं देगा। और अगर नहीं घुसा, सक्सीनेट ही आया, तो हमारा बनेगा जो प्रोडक्ट वो है फ्यूमिरेट। क्या है? फ्यूमिरेट। बात समझ में आ गई होगी। अगला है भाई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, NCI, जो कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि वो भाई स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा ही नहीं, अलग होगा, सबस्ट्रेट से अलग होता है। तो ये बेटा उस जगह पर घुस भी नहीं सकता, इस जगह पर सबस्ट्रेट लगेगा, मतलब एक्टिव साइड पे आएगा ही नहीं। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था? एक्टिव साइड के अलावा एक और साइड होती है जिसे एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, वो एक्टिव साइड से अलग साइड होती है। ये वहां जाकर बाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वहां जाकर बाइंड हो जाएगा और फिर वहां पर जाकर बेटा उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। अब बेटा हमें पढ़ना है होलो एंजाइम्स। क्या? होलो एंजाइम। तो एंजाइम नॉर्मल पढ़ चुके, तो ऐसे एंजाइम जब कंपाउंड फॉर्म में मिले, ज्यादा जुड़े हुए मिले, कंपाउंड फॉर्म ऑफ एंजाइम होलो एंजाइम कहलाती है। बात खत्म। ये दो तरह के होते हैं। दो तरह से मेरा मतलब है कि दो तरीके से मिलकर बनते हैं, मतलब दो चीजें मिलकर। अब कंपाउंड की बात हो रही है ना, तो एक से ज्यादा चीजें मिलेंगी तो कंपाउंड बनाएगी। तो वो दो कौन सी चीजें होती है जो मिलकर होलो एंजाइम बनाती है? तो पहला होता है प्रोटीन पार्ट, एंजाइमिक पार्ट हो गया, और दूसरा होता है भाई नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो क्वेश्चन नीट से क्या बन सकता है कि होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे एपो एंजाइम कहलाएगा। या एपो एंजाइम क्या है? तो आप बोलोगे होलो एंजाइम का प्रोटीनस पार्ट एपो एंजाइम होता है। अगला जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर कहलाता है, और इस पर तो डबल स्टार लगाकर इसको ऐसा ही बना दिया हमने, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोफैक्टर। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर उसको अपनी कैटेलिटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है इस होलो एंजाइम को, तो बेटा इसके लिए क्या ज़रूरी है? ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, कोफैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोफैक्टर हटा दें, खाली प्रोटीन की बात करें, तो ये होलो एंजाइम ही नहीं बचेगा, तो रिएक्टिविटी कहाँ से करेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ देखो बेटा, अब जो कोफैक्टर है ये नॉन कैसा पार्ट है? नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है हमारा होलो एंजाइम का, इसका जो है कोफैक्टर है, ये भी तीन जगह बटा हुआ है। क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगला को एंजाइम, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, कैसा? प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और को एंजाइम। आप जरा ध्यान से देख लेना, और इनको बेटा 3 से 4 बार पढ़ना घर पे, बार बार लेक्चर के बाद, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, बिल्कुल मिक्सअप इन दी हाउस, है ना। देखो तो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे जुड़े हुए हैं? एपो एंजाइम से एकदम टाइट जुड़े हुए हैं। कैसे? मतलब अपने प्रोटीन वाले पार्ट से। अगर मेरा ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, कोएंजाइम क्या है? नॉन प्रोटीनस पार्ट ही तो है होलो एंजाइम का। अगर वो बड़े टाइट जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस पार्ट से, है ना, टाइट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर वो भैया लूजली जुड़ा हुआ है अपने प्रोटीनस कंपाउंड या एपो एंजाइम से, तो वो क्या कहलाएगा? वो कोएंजाइम कहलाएगा, है ना।
अगला भाई, अब इसके अंदर तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और लास्ट वाला क्या है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इसकी बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या आयन होगा, कैसे जुड़ा होगा हैप्लो एंजाइम से, या लूजली जुड़ा होगा। कैसा होगा, लूजली जुड़ा होगा, और कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। अगला देखो भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, हीम ग्रुप। हीम ग्रुप किसमें, रिडॉक्सीडेज में और कैटिलेज में। अब ये बेटा क्या होते हैं ये आगे बताऊंगा, इनका और जाके क्लासिफिकेशन है आगे काम के अनुसार। अब एक बात और याद रखना, ये जो कोएंजाइम है ये भाई बड़ा लूजली जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली जुड़ा हुआ है एंजाइम से, ठीक है। ये बड़ा शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन के लिए जुड़ा होता है, टेम्पररी बॉन्ड है जिनका, कैसा है, टेम्पररी बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, NAD NADP। जब बेटा प्लांट के अंदर अभी पढ़ोगे, प्लांट की अंदर के जो कैसे वो फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस तो देखना है कैसे कैसे आराम आराम से टूट टूट के बनते चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका NAD NADP, और उसके साथ है विटामिन B3 जिसे नियासिन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टार पेल दो। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर तो पहले लूजली बाउंड है ना, लूजली बाउंड है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, इसका एग्जाम्पल है जिंक। क्या है, जिंक, और हमारा कैल्शियम, है ना। ये क्या है, कहाँ से जुड़ा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से और सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज से। अब बेटा इतनी लंबी लंबी टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लेना, जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगा रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम कितने टाइप के हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जरा पढ़ लेते हैं भाई। देखो 6 मेजर क्लास के अंदर इसको बांटा गया, किसने बांटा, एंजाइम कमीशन। अच्छा जी, ऐसा भी कोई कमीशन बना हुआ है, हाँ जी बना हुआ है इस दुनिया में, जो एंजाइम्स को जिसने 6 क्लासेस में बांटा है। तो याद रखना एंजाइम की कितनी क्लास है, 6 क्लास है, उनके काम के हिसाब से बांटा हुआ है। देखो अगर ये पहला है डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो बेटा किसी के यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे या रिडक्शन करवा दे, वो क्या है हमारा, डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीजन का रिडक्शन करवाने वाला। ये ए था ऑक्सीजन के साथ, बी रिडक्शन, अब इसके साथ जुड़ा तो ए का रिडक्शन करवा दिया और बी का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या है, कैटिलेज या पैरा पर ऑक्सीडेज, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करता है, देखो ट्रांसफेरेज ये करता है कि पोजीशन चेंज करवा देता है, प्रोडक्ट्स जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करवा देता है। देखो बी और जी के साथ को साथ ले आया और खुद बाहर चला गया। अगला क्या है, मतलब इसका एग्जांपल है काइनेज। क्या है, काइनेज, है ना। अगला है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब है किसी में हाइड्रोजन जोड़ देना या हाइड्रोलाइसिस करवा देता है ये वाटर का। और हाइड्रोलाइसिस जहाँ पर हो, लाइसिस का मतलब होता है अलग कर देना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अगर वाटर का हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं तो उसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, हाइड्रोजन वहाँ से अलग कर देगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, है ना। इसका एंजाइम, इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारे पेट में मिलते हैं ना, वो यही काम करते हैं, हाइड्रोजन को पचाते हैं ना, हाइड्रोजन चीज़ों को कैसे पचाएंगे। अगला है लाइज। क्या है, लाइज। लाइज का मतलब क्या होता है भाई, लाइज का मतलब होता है कि किस तरीके से दो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में क्या करेगा, जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अगला है आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोमर का मतलब होता ही क्या है कि एक स्ट्रक्चर दूसरी तरीके से बना हुआ मिल जाए तो क्या करेगा, आइसोमेरिज्म करवाएगा। क्या करवाएगा, आइसोमेरिज्म करवा देगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर ए भी तो इसका बना दिया बी ए। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्लूकोज आइसोमरेज, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करवा दे। अगला है लिगेज। लिगेज सबसे ज्यादा यूज होता है। लिगेज क्या है भाई, जोड़ने वाला। लाइगेज मतलब क्या है, जोड़ने वाला। तो ए और बी को जो जोड़ दे, दो को जो जोड़ दे, वो क्या है भैया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कराए सिंगल, वो है लिगेज। और इसका एग्जांपल है DNA लाइगेज। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म।